वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? अच्छे। चलिए, तो कल हम लोग देख रहे थे प्रीवियस वीडियो में वन डायमेंशनल हेड ऑन इलास्टिक कोलाइजन, और आज हम लोग बात करेंगे किसकी? इन इलास्टिक कोलाइजन। इन इलास्टिक कोलाइजन अगर हम लोग रिमेंबर कर सकें तो रिमेंबर करने वाली बात क्या थी? इलास्टिक कोलाइजन में टोटल लीनियर मोमेंटम थ्रू आउट द प्रोसेस कंजर्व रहता है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो ये तो इलास्टिक कोलाइजन में था, परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन इनफैक्ट हम लोग कहें। अब बात करते हैं हम लोग इन इलास्टिक कोलाइजन में। इसमें क्या कंडीशन हम लोगों ने देखा था? हम लोगों ने ये देखा था कि इन इलास्टिक कोलाइजन के अंदर लीनियर मोमेंटम तो सिस्टम का क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। लेकिन लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, लेकिन क्या नहीं कंजर्व रहेगा? तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। और इन इलास्टिक नहीं, बल्कि हम लोग इसको क्या कह लें? परफेक्ट इन इलास्टिक, है ना। परफेक्ट इन इलास्टिक मतलब जिसमें दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करने के बाद, वन डायमेंशनल मोशन के अंदर कोलाइड करने के बाद स्टिक टुगेदर कर जाएंगे। आफ्टर कोलाइजन दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन का कंडीशन ये है कि आफ्टर कोलाइजन दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, जिससे इनका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। यानी V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या रहती है? 0 रहती है। V2 बराबर V1 रहता है। ये कंडीशन हमने बतलाया था, है ना, पिछले वीडियो में। अब देखिए, मान लीजिए मास m1 है और दूसरा मास क्या है? m2 है। ओके, अब ऐसे में m1 मास है, m2 मास है। ओके, ये रेस्ट में है, इसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी u है, सर्टेन वेलोसिटी u है। आफ्टर कोलाइजन ये दोनों मास क्या होता है? स्टिक टुगेदर कर जाता है। m1 मास और m2 मास क्या हो जाता है? एक दूसरे से आकर के जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद देन ये जॉइंट मास m1 m2 जॉइंट मास जो है m1 प्लस m2 कह लीजिए। चलिए, m1 प्लस m2 कह लीजिए। जॉइंट मास सर्टेन वेलोसिटी v से क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, इसमें क्या पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? टोटल लिख भी लें बोर्ड वाले के लिए, टोटल लीनियर मोमेंटम थ्रू आउट द प्रोसेस रिमेन्स कंजर्व्ड। पहली बात। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कंजर्व्ड, ये कंजर्व नहीं रहती है। ठीक है, कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन इसका क्या होता है? 0 होता है। और दोनों ऑब्जेक्ट की एक जॉइंट वेलोसिटी होती है, या ऐसा कह लें कि वेलोसिटी दोनों की क्या होती है? सेम होती है। तो चलिए, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि P फाइनल बराबर P इनिशियल होगा, यानी m1 प्लस m2 इंटू v, यही तो हो जाएगा ना फाइनल मोमेंटम। P इनिशियल कितना होगा भैया? तो m1u होगा, m1u होगा। चूंकि इसी के पास है, इसके पास तो है नहीं, ये तो रेस्ट में है ना, ये तो रेस्ट में है। तो v की वैल्यू m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। ठीक है, ओके, देख ले, क्वाइट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब बात करें किसकी हम लोग? काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा? तो सिर्फ हाफ m1 u² होगा, चूंकि m1 ही मूव कर रहा था। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करें तो हाफ
m1 प्लस m2 भी स्क्वायर होगा। ठीक है जी, m1 प्लस m2 भी स्क्वायर होगा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं होंगे चूंकि इक्वल होगा नहीं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस तो होगा ही, गेन तो होना नहीं है चूंकि एक्सटर्नल कोई वर्क डन होगा नहीं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है उसके बीच में। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर वर्क डन हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो यहाँ पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी तो है नहीं, है किस फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में, है ना, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ये कि काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। आई रिपीट द स्टेटमेंट, हम रिपीट कर देते हैं समझने के लिए या किसी को रिवाइज करने के लिए। क्योंकि इलास्टिक कोलाइजन के जब ये इनइलास्टिक कोलाइजन होगा, इन दैट प्रोसेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करेंगे, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा तो कुछ न कुछ वहाँ पर क्या होगा, फोर्स बाय नॉन कंजर्वेटिव वर्क बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वहाँ एक्ट करेगा तो इन दैट सिचुएशन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिड्यूस करेगा। अब वहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो थी नहीं, यहाँ पर तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी की कहानी बन नहीं रही है। तो जब नहीं बन रही है इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का, चूंकि इनइलास्टिक कोलिजन पोटेंशियल एनर्जी कहानी बनेगी ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में होगा ये कि मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस करेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, तो रिड्यूस करेगा कौन, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें रिड्यूस कर जाएगा। और कितनी लॉस होगी, डेल के लॉस इन काइनेटिक एनर्जी से समझें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी कितना, फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है 1/2 m1 u स्क्वायर, और ये माइनस 1/2 m1 प्लस m2 कितना, v स्क्वायर। 1/2 कॉमन हो जाएगा और v की वैल्यू भी तो डाल ले, चलो यहाँ डाल देते हैं m1 प्लस m2, v की वैल्यू कितनी, m1 कितना हो जाएगा, m1 स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए। तो फाइनल एक्सप्रेशन में क्या लिखिएगा, इसको मिटा देंगे हम, m1 स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है जी, इसको हटा दीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पर जो लिख पाएंगे 1/2 m1 स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन कितना, m1 प्लस m2। 1/2 और m1 क्या होगा और u स्क्वायर भी क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, 1 माइनस यहाँ बचेगा m1 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब चेंज इन काइनेटिक 1/2 mu स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m1, तो बचेगा कितना, m1 m2 बाई कितना, m1 प्लस m2। पिछले वीडियो में बहुत जगह ऐसा हुआ है हमारा, उसको तो हम अपलोड कर दिए, जब खुद देखे तब हमको ये बात समझ में आई। m1 लिखना था, m2 लिखना था, बहुत जगह mm लिख करके छूट गया, स्लिप ऑफ पेन हो गया। तो जो कोई भी उसको देखे होंगे वो थोड़ा सा उसको कंसीडर कर लेंगे, कहीं कहीं m1 m2 और v1 u2 में ये सब में गड़बड़ी आ गई है, लेकिन बड़ी कॉमन सी गड़बड़ी आई है, वो देखने वाले को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है किसके लिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है परफेक्ट इनइलास्टिक कोलाइजन में। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलाइजन में मैं देख रहा हूं कि सही रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। चलिए, तो ये तो हो गई इसकी बात।
हम लोग अब जरा सा क्या देख लें, क्या देख लें, क्या देख लें, क्या देख लें, देख लें टू डायमेंशनल कोलाइजन, सॉरी टू डायमेंशनल कोलाइजन। वन डायमेंशनल तो हो गया भैया, अब टू डायमेंशनल कोलाइजन को भी जानने की बारी है। इतने में बात बनेगी नहीं, इसलिए बोर्ड को क्लियर कर लीजिए। चलिए, तो टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में थोड़ी सी हम लोग दो एक्सिस बना ले भैया, बना लिया दो एक्सिस। लेट सपोज कि यहां कोई ऑब्जेक्ट है m2, कौन ऑब्जेक्ट है m2 है, m1 ऑब्जेक्ट सर्टेन वेलोसिटी v से क्या होता है, ट्रेवल करते हुए आता है और इसको साइड वाइज कोलाइड करता है। सेंटर टू सेंटर कोलाइड नहीं हो रहा है, सेंटर टू सेंटर इसका कोलिजन नहीं हो रहा, तो सेंटर टू सेंटर कोलिजन नहीं होगा, ऑब्लिक कोलिजन हो जाएगा। तो एक इस साइड एक इस साइड ऐसा भागेगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट लेट सपोज कि m1 इधर चला गया है ना, m1 मास इस डायरेक्शन में चला गया है ना, विथ वेलोसिटी किसके v1 से, और m2 मास इस साइड में चला गया विथ वेलोसिटी किससे, v2 से, विथ वेलोसिटी v2 से। यहां मान लीजिए θ1 एंगल बन रहा है, यहां मान लीजिए θ2 एंगल बन रहा है, ठीक है जी, यहां θ1 और यहां θ2 बन रहा हो। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चलिए पहले एक बात तो ये देखें कि इस डायरेक्शन में इसकी मोमेंटम कितनी होगी, है ना, इस ऑब्जेक्ट 1 की। तो इस डायरेक्शन में एक मोमेंट इसका जो होगा m1 v1 cos θ1, और इसका कितना होगा, प्लस कर दीजिए m2 v2 cos θ2। इस डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन, बिफोर तो ये था, बिफोर तो ये था, आफ्टर ये होगा। अब इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, इसका तो ऐसा होगा, इसका इतना होगा, ठीक है। चलिए, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, इस डायरेक्शन में m1 v1 sin θ1, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट m2 v2 sin θ2, ठीक है। अब यहां पर हम मोमेंटम करेंगे, पहली बात इनिशियल pxi की बात कर रहे हैं, x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम सिर्फ m1 भी था, कितना था, m1 भी था, चूंकि m2 वाज इन रेस्ट, और y डायरेक्शन में सिस्टम की टोटल मोमेंटम कितनी थी, 0 थी, चूंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा था। अब जरा दूसरी बात देखिए, px फाइनल मोमेंटम x डायरेक्शन में ये है, इसको पहले ही रिजोल्यूट करके हम लोगों ने लिख लिया है, कितना है ये, m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, यानी कहने का मतलब m1 v की वैल्यू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, ये बनेगा हमारा एक इक्वेशन x डायरेक्शन के लिए। y डायरेक्शन की बात करते हैं तो py फाइनल कितना होगा भैया, py फाइनल हो जाएगा m1 v1 sin θ1 y के पॉजिटिव डायरेक्शन में, m2 v2 sin θ2 y के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो किसी एक को प्लस लेंगे, दूसरे को माइनस लेंगे, तो m1 v1 sin θ1 को अगर हमने प्लस ले लिया तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस m2 v2 sin θ2, और चूंकि py इनिशियल कितना है, py जितना ये होगा वो उतना ही ये भी होगा, है ना, जितना फाइनल होगा उतना ही इनिशियल होगा, तो xf xi के बराबर होगा, xf क्या होगा, xi के बराबर होगा, चूंकि इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, इसीलिए हमने यहाँ लिखा भी है। तो इसी तरह से py इनिशियल के बराबर होगा, pxf बराबर pxi बराबर m1 भी होगा, ऐसा यहाँ लिख लीजिए, और pyf बराबर pyi बराबर 0। चलिए, तो यहाँ 0 ले लीजिए, इस चीज़ को इधर लिख लीजिए, m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2
साइन थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो थ्योरेटिकली जो भी वन डायमेंशनल कोलिजन के अंदर अपने को देखना था वो बात तो हम लोगों ने ले लिया है ना। मिला जुला करके जो चाहिए वो हम लोगों ने ले लिया है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्या करेंगे? प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है जी, चलिए अब आगे से हम लोग कुछ लोग प्रॉब्लम पिकअप करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेने जा रहे हैं पहले ही खतरनाक। क्या खतरनाक क्वेश्चन है? देयर इज अ मास 5 kg का, 5 kg का मास है, ठीक, इज इन रेस्ट, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भैया? तो 0 है। इट एक्सप्लोड्स इन 3 पीसेस, इट एक्सप्लोड्स इन 3 पीसेस, ये फटता है 3 टुकड़ों में, 1:1:3, 1:1 और 3 के अनुपात में, 1:1:3 के रेशियो में ये फट जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो 3 1 4 1 5, यानी कहें तो पहला मास m1 जो होगा 1 kg, रेशियो प्रोपोर्शन से देख लीजिए, m2 भी होगा 1 kg, और तीसरा टुकड़ा 3 kg होगा। कंडीशन ये कहता है कि ये रहा होगा सेंटर ऑफ मास इसका। थोड़ा सा हम लोग इसको अब एक्सप्लोजन में लेके जाएंगे, चलें लेके जाएं, ठीक है, ओके। अब कहता है कि जो इक्वल मास वाले हैं दे एक्सप्लोड्स एट 90 डिग्री टू ईच अदर, मतलब ऐसे एक्सप्लोड करते हैं कि ये इन दोनों के बीच का क्या रहता है? 90 डिग्री रहता है स्पीड। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? होगा ये बच्चों कि मान लीजिए एक इधर एक्सप्लोड कर गया, ठीक है, एक इधर एक्सप्लोड कर गया, मान लीजिए m1, दूसरा ये 5 kg वाला तो बार बार डिस्टर्ब, दूसरा कितना m2 इधर एक्सप्लोड कर गया। ठीक है, तो अब पहले हम इसे सॉल्व करें। ये दिया हुआ है कि 21 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये इधर किया है, 21 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इधर किया है, और ये भी 21 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। मोमेंटम भी दोनों का क्या है? सेम है। अब जरा सा एक बात गौर कीजिए, हम इरेस्पेक्टिव टू क्वेश्चन वो बाद में आते हैं। इसकी मान लीजिए मोमेंटम पी रही होगी, इसकी मोमेंटम पी रही होगी, यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है, तो इनफैक्ट क्या होगा, इसका यहाँ θ1 कहें और यहाँ θ2 कह लें, क्वेश्चन में आता है 90 θ1 + θ2 90 डिग्री है, तो P का इधर साइन कंपोनेंट और P का इधर साइन कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे और इक्वल हो जाएंगे। इक्वल ये हो जाएंगे क्योंकि y के डायरेक्शन में इसमें कोई भी मोमेंटम नहीं था। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बाद में, लेकिन पहले एक जानकारी ले लीजिए। अगर इक्वल मोमेंटम से अगर यदि स्प्लिट अप होते हैं एट 90 डिग्री हो या जो कुछ भी है ना, तो θ1 और θ2 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। 90 डिग्री होगा तो 45 हो जाएगा, सीधी सी बात है, वो अपने जगह की बात है। लेकिन θ1 θ2 बराबर हो जाएगा क्योंकि P sin θ1 = इस डायरेक्शन में P sin θ2 ये एक दूसरे के बराबर होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने उसको बताया था। तो ये P sin θ1 - P sin θ2 = 0, sin θ1 - sin θ2 = 0। देख लीजिए, P sin θ1 - P sin θ2 = 0, चूंकि इस डायरेक्शन मोमेंटम 0 है। ठीक है, तो sin θ1 = sin θ, फाइनली जाएगा sin θ1 = sin θ2। और कोई बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं लगेगी, जनरल वैल्यू लगाएंगे जो मैथ वाले हैं। θ1 = n पाई + -1 टू द पावर n पाई अल्फा, ये सब नहीं लगाने का। यहाँ पर सिंपल सिचुएशन है, θ1 θ2 के बराबर हो जाएगा, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल एंगल पर। मोमेंटम अगर दोनों का सेम है तो ऐसे सिचुएशन में दोनों के बीच का एंगल सेम होगा। तो इस क्वेश्चन में ये थ्योरी हो गई हमारी, है ना।
तो इस एंगल 90 डिग्री में अगर स्प्लिट अप करता है तो यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा 45 और यहाँ भी एंगल हो जाएगी कितनी भैया 45 डिग्री, दोनों 45 हो जाएंगे, है ना। इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, रहने देता हूँ। अब क्वेश्चन जानते हैं क्या है, 1 kg वाला m1 m2 तो इधर क्या हो गया, स्प्लिट अप हो गया 21 मीटर पर सेकंड से, ये भी 21 मीटर पर सेकंड से, ये भी 21 मीटर पर सेकंड से, मोमेंटम दोनों का सेम है, ठीक है। क्या उम्मीद करते हैं ये 3 kg वाला टुकड़ा है वो किधर जाएगा। तो वेक्टर अलजेब्रा शुरू में ही पढ़ाया था मैं, और मैंने बतलाया था कि बिना वेक्टर के फिजिक्स चलता नहीं है। तो सबसे पहले मैंने वेक्टर का ही वीडियो बनाया था। जो लोगों को यहाँ से पढ़ने में समझने में दिक्कत हो रही हो, पहले थ्रू आउट जो वेक्टर का जो हमारा क्वेश्चन है मैंने वीडियो है उसको फॉलो अप कर ली जाए अकॉर्डिंग टू माई सजेशन। बाकी अगर पहले जानते हैं तो अच्छी बात है। देखिए इनफैक्ट क्या है, x के डायरेक्शन में भी इनिशियल मोमेंटम जीरो है और y के डायरेक्शन में भी इनिशियल मोमेंटम, इसी वजह से इसको जीरो किए थे। तो इनिशियल मोमेंटम, तो x के डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, सिग्मा px जीरो रहेगा, सिग्मा py जीरो रहेगा। माने x के डायरेक्शन में जो भी मोमेंटम होंगे उनका वेक्टर सम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसमें भी वेक्टर सम जीरो होगा। तो वेक्टर सम जीरो होगा, कहने का मतलब ये कि जो मोमेंटम इधर उतना ही मोमेंटम इधर। अब इनको अगर ऐड करें वेक्टर फॉर्म में तो ये होगा इनका रिजल्टेंट, करेक्ट। ये होगा P1 वेक्टर प्लस क्या P2 वेक्टर। P1 इसके लिए ले रहे हैं, P2 इसके लिए ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो तुरंत हम लगा सकते थे, हमारा मोटिव है कॉन्सेप्ट को समझाना। तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, ठीक है। जो लोग थोड़ा सा कम भी वेक्टर देखें फिर से उनका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। अब जरा सा एक चीज देखिए कि अब इनको क्या करना है, जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए जो तीसरा वेक्टर होना चाहिए इनके रिजल्टेंट के किधर होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। यानी ये 3 kg वाला इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और कितना होगा ये भी हम लोग पता कर ले। तो P1 प्लस P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैं बता देता हूं। P1 cos θ1 प्लस P2 cos θ2, इन मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। ये P1 प्लस P2 का मैग्नीट्यूड P1 cos θ1 प्लस P2 cos θ2, है ना। तो ऐसे में अरे भैया मैं तो इसको तुरंत 1 kg 1 इंटू करता, 21 का मोमेंटम ये, 21 का मोमेंटम ये भी हो जाता, 21 का 45 कंपोनेंट बाई रूट करके हम तुरंत बताए थे। लेकिन मेरे को थोड़ा पूरी तरह से समझाना है कि अगर यदि इस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट लेना हो ऐसे सिचुएशन में तो क्या तुरंत ले लेंगे। तो P1 का मतलब 1 इंटू 21, तो 21 cos θ1 cos 45, 21/√2 प्लस कितना, ये भी उतना ही होगा 21/√2। समझाना उद्देश्य था, ट्वाइस हो गया, ट्वाइस होकर के 21√2 ये हो गया आपका इस डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट। तो अब इधर इसका इस डायरेक्शन में भी मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, चूंकि सिग्मा px क्या होना चाहिए, जीरो। यानी ये अगर P3 मान ले तो होना ये चाहिए कि P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल्स टू कितना, जीरो होना चाहिए। कि क्योंकि x डायरेक्शन में टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर द एक्सप्लोजन क्या है, जीरो है। तो P3 इन फैक्ट माइनस ऑफ P1 प्लस P2 होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P3 चूंकि माइनस में है तो मैग्नीट्यूड ऑफ P1 प्लस P2 रहेगा। ऐसे में क्या करें, P2 यानी 21√3 होगा। यानी P3 जो होगा 21√3, अब वेक्टर को हटाइए 21√3 होगा। अब ये है कितना 3, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v रही होगी तो 21√3 नहीं भैया √2 है, ये √2 है, ठीक है। तो v = 3 7 √2
इसकी क्या होगी वेलोसिटी 7 इंटू 1.414, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको क्या कर दीजिए, लिख लीजिए। तो 7, 10.5, 10.5 से थोड़ा सा कम ऑप्शन में जाए तो अपना निकल आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। 7 × 28 के 8, 7 × 7 8, 7 × 7 2 9 है ना, फिर 7 × 28 के 8, 2 हाथ में 7 × 7 दोनों 9.898 ऑप्शन में है। ऑप्शन में यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ ये 9.89 है। तो ये बन गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर हम कंपटीशन में इतना करेंगे क्या, नहीं भैया कंपटीशन इतना करने के लिए नहीं था, बात को समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा करना था। अब हम लोग जैसे ये क्वेश्चन आता कि इनिशियली रेस्ट में है, इस रेशियो में हुआ, तुरंत हम समझ जाते 1 kg 1 kg और 3 kg हो गया, 1 kg 1 kg और 3 kg हो गए, और मासेज इक्वल है और सेम वेलोसिटी 21 से होगा। तो और 21 यानी मोमेंटम सेम है, तो मोमेंटम भी सेम अगर हुआ तो इक्वल एंगल यहाँ बनेगा, इक्वल एंगल बनेगा तो मोमेंटम का कोसाइन कंपोनेंट इस मोमेंटम का कोसाइन कंपोनेंट, यानी किसी एक मोमेंटम का कोसाइन कंपोनेंट का डबल ले लेंगे, डबल लिया भी है यहाँ, डबल ले लेंगे तो इसका 1 kg इंटू 21 का 21, ठीक है, 21 का कोसाइन कंपोनेंट 1/√2 cos 45 1/√2 होता है। फटाफट तो उसको ये कर लिए कि भाई 21/√2 इसका कोसाइन कंपोनेंट बना, इसका डबल करेंगे तो ये 21√2 हो जाएगा, 21√2 के बराबर ही यही होगा, तो ये 3 इंटू भी जो है तो 21√2 होगा, 3 7 21 7√2 होगा, बस इतना करना था। हाँ, लेकिन ये तब कर सकते थे जब इतनी बात हमको क्या है समझ में आती हो पहले से। ट्रिक नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट चलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं चलता। बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है बच्चों को, छोटा छोटा ट्रिक बताया जाता है। कहूँ काम ना आई ट्रिक भैया, कॉन्सेप्ट काम आई, समझला है ना। तो ये है इसकी कहानी। चलिए इसको मिटाएं और कोई दूसरा क्वेश्चन लिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बोर्ड में, क्या है, देयर इज ए मास m मूविंग विथ वेलोसिटी u कोलाइड्स विथ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास, उसका भी मास इन रेस्ट, ये रेस्ट में है, ठीक है। तो ये रेस्ट में है, ऐसे सिचुएशन में ये कोलाइड करता है, इनके बाद में इनकी वेलोसिटी u1 और v1 और v2 रहती है। बड़ा इशू बन जाता है भैया मेरा, कौन सा इशू, वो u1 v1 का। हम लोग फ्लो में कभी कभी u1 को, बड़ा अफसोस हुआ कल के वीडियो में हम u1 की जगह v1 लिखते चले गए, तो आज थोड़ा सा कोशिश करेंगे इस टाइप करना, गलती ना हो, है ना। चलिए, तो बाद में आफ्टर कोलाइजन v1 v2, पहले ये मैं बता दूं, इलास्टिक कोलाइजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन का कोई एग्जांपल ये नहीं है, ये सीधे दे दिया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसमें कह दिया है क्या, ई है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन ई है, ठीक है, होगा। अब कह रहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज क्या होगा, इफ इज द कोफिशिएंट देन द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ टू स्पेयर्स आफ्टर कोलिजन, ठीक है। v1/v2 निकालना है। चलिए v1/v2 निकालना। सबसे पहली बात, पहला कंडीशन क्या है, ई अगर दिया है तो v2 माइनस v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा लिखिए बच्चों के लिए, है ना। ई कंजूसी क्यों, इतना बड़ा बोर्ड पड़ा हुआ है। v2 माइनस v1 इक्वल टू ई u इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ओके। अब ऑल्सो फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम, तो नॉट m1 mv1 प्लस mv2 इक्वल टू mu, mm कॉमन निकालिए तो v1 प्लस v2 इक्वल टू u। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। तो बच्चे लोग क्या करें, अच्छी मैथमेटिक्स एक सिखाएंगे, क्योंकि मैथ्स के भी टीचर हम हैं, है ना, मैथ्स के भी टीचर हम हैं, तो हम एक अच्छी मैथमेटिक्स भी सिखाएंगे। हम क्या करते हैं, 2 से 1 को डिवाइड कर देते हैं, 2 से सिर्फ v1 v2 का रेशियो निकालना है, इसलिए कर रहे हैं। v1 v2 का वैल्यू निकालना होता तो
नहीं करते, इसका डिवीज़न कर देते हैं। तो V1 प्लस V2 अपॉन V1 माइनस V2 इक्वल टू U अपॉन EU। ठीक है, U कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये V1 प्लस V2 अपॉन V1। कंपोनेंडो एंड यू कट जाएगा, ये 1 अपॉन ई आ जाएगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जानते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं न्यूमरेटर प्लस राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो करेंगे वैसा ही राइट हैंड, दिस मच प्लस दिस मच इधर करेंगे, और इधर भी दिस मच प्लस दिस मच इधर भी करेंगे। तो जानते हैं कितना आएगा, 2V2 ऊपर आएगा। करके देख लीजिए, इतना प्लस इतना कीजिए, 2V1 आएगा। V2 माइनस V1 है भैया, देखो ये मिस्टेक करके तो कमाल हो जाएगा। तो V2 ऐड हो जाएगा, V1 कट जाएगा, 2V1 ऊपर आएगा। और इतना माइनस इतना करेंगे तो V2 कट जाएगा, है ना, माइनस करेंगे तो V1 प्लस V2 माइनस V2 कट जाएगा, V1 आएगा, है ऊपर 2V2 आएगा। भैया क्या कमाल कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हो, खुद नहीं बन रहा है, मजाक की हुए। ठीक है, चलिए जोड़ेंगे ऊपर तो V2 आएगा, नीचे इससे इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो 2V1 आएगा। करके देख लीजिए, है ना। और फिर जैसा आपने इधर किया है, क्या किया, ऊपर वाले में नीचे को जोड़ा है, पहले ऊपर वाले को नीचे से ला करके जोड़ दिए, इसको लाकर ऊपर उठा के जोड़ दिए। यहाँ भी ऐसा करेंगे, यहाँ से लाकर जोड़ देंगे तो 1 प्लस ई। और फिर क्या करेंगे, नीचे क्या किया है, ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाए हैं, है ना। हाँ, इसको कुछ ऐसे कहते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे 1 माइनस ई आ जाएगा, कट जाएगा तो V2 बाई V1 हमारा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। लेकिन रेशियो लेना था V1:V2 का, इसलिए उसको पलट दीजिए तो 1 माइनस ई अपॉन क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई आ जाएगा। ऐसा ये क्वेश्चन किसी समय आया था नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो थोड़ा सा तो कलम इसमें उठेगा, क्योंकि बिना इक्वेशन बनाए सॉल्व किए ये बनने वाला है भी नहीं। अगर पहले से बना के रखें तो रिपीट क्वेश्चन भी आते हैं नीट में, तो बना सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है पता है, एक 200 ग्राम का ऑब्जेक्ट है और ये 0.3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। ऑन द सेम लाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 400 ग्राम इज मूविंग विथ ए सर्टेन वेलोसिटी। कुछ वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ओके। जानते हैं क्या कह रहा है, कह ये रहा है बिफोर कोलिजन, ये जो भी हुआ होगा, कह रहा है कि टकराने के बाद ये दोनों ही रेस्ट में आ जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनकी क्या हो जा रही है, 0। मतलब फाइनल मोमेंटम इनकी क्या हो जा रही है, 0। तो इनिशियल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेगा, चाहे कोलिजन कुछ भी हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या करेगा, फॉलो करेगा। एनर्जी का लॉस गेन होता रहेगा वो अपनी जगह पर, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होगा। वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो फाइनल अगर 0 था तो पहले कितना था, तो पहले भी 0 होगा, पहले भी 0 होगा। तो पहले कितना था कितना इनिशियल मोमेंटम। तो हम देख रहे हैं क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2 होगा। तो इनिशियल बराबर फाइनल होना है, यानी m1u1 प्लस m2u2 की वैल्यू कितनी होनी है, 0 होनी है। तो m1u1 200 ग्राम, मतलब अच्छा एक काम करते हैं, ये 200 ग्राम को अगर 2m कह लें
तो 400 ग्राम को 4m कह लेंगे ना, कह लेंगे ना हम यहाँ रखने। अब 150 100 लिखने का कोई मतलब अपने पास है नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो 2m इंटू U1 मतलब 0.3 प्लस m2 मतलब 4m इंटू U2 की वैल्यू पता नहीं, इसका 2m कॉमन, तो 0.3 प्लस 2U2 इजकल टू इक्वल्स टू, नॉट इजकल टू, बचपन से ही आदत बनी हुई है, इजकल टू इक्वल्स टू। तो ट्रांसफर करके निकालें तो U2 की वैल्यू 0.3 माइनस में आएगा डेफिनेटली, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। 0.3 डिवाइडेड 2 डेट इज माइनस 0.15, ठीक है। तो ये हो गया बोर्ड वालों के लिए। कंपटीशन वालों के लिए कलम उठाने का नहीं, कंपटीशन वाले कलम ना उठाएंगे इसमें। रेस्ट में आ गया फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम 0। इनिशियल मोमेंटम 0 ऐसे सिचुएशन में दोनों सेम मोमेंटम में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे, सेम मोमेंटम में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है जी। सेम मोमेंटम सेम रहा होगा, तो मोमेंटम अगर उनका सेम रहा होगा, डायरेक्शन उनकी अपोजिट रही होगी। ये 200 ग्राम है, ये 400 ग्राम है, ये 0.3 की स्पीड थी तो इसकी आधी हो जाएगी। अगर इसको 30 मारे तो 15 हो गया, 30 मानकर चलें तो क्या होगा 15 मतलब 0.15 इसकी, चूंकि मास डबल होगा तो स्पीड हाफ हो जाएगी। mv इज कांस्टेंट, mv इज कांस्टेंट, तो mv इज कांस्टेंट, तो अगर इसको डबल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 0.15 सीधा, है ना। अब उसमें माइनस और प्लस दो तरह का आंसर दिया होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन था, माइनस लीजिए, ठीक है। ये लगाने का नहीं, ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो भी इसको देख लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। लगाने के लगे तो लंबे लंबे कहानी बनेंगे, नहीं लगाने के लगे। एक मास है जिसको 60 डिग्री पर, मास क्या है वो कैनन बॉल, कैनन मतलब तो उसको इनिशियली 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दिया गया होगा, ठीक है, कर दिया। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जीक्यूट करेगा, जरा सा देखो, है ना। ये प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री रहा होगा। कह रहा है कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है 3 इक्वल मासेस में ये टूट जाता है, तो मतलब m/3 और m/3 के 3 टुकड़ों में ये बट जाएगा। और साथ में ये कहता है कि एक टुकड़ा वर्टिकली अपवर्ड, एक m/3 वर्टिकली अपवर्ड बाई 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और दूसरा एक और 3 टुकड़ों में टूटता है, और दूसरा m/3 जो है वो 100 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली डाउन, और तीसरा टुकड़ा बच जाता है वहां पर। पूछ ये रहा है कि तीसरे टुकड़े की वेलोसिटी कितनी रहेगी आफ्टर एक्सप्लोजन के बाद। तीसरे टुकड़े की, तीसरा टुकड़ा भी m/3 है ना, आफ्टर एक्सप्लोजन वो जो बचा होगा वो भी यहीं पर बचा होगा, है ना। ये छोटा सा है ना, टूट गया होगा, छोटा हो गया होगा। तीसरा उस जगह पर, यहां पर भी इसकी क्या वेलोसिटी होगी, x कॉम्पोनेंट ऑफ द व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन। कितना होता है जी, ये होता है u cos थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में जाइए एक बार देख लीजिए, u cos थीटा ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ux u cos थीटा, मतलब u cos 60 मतलब u/2 होगा। तो कह रहा है कि पहले इसको 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हमने इसको क्या किया है, छोड़ा है, ठीक है ना। 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से क्या किया है, छोड़ा है। लेकिन खैर वो x कंपोनेंट y कंपोनेंट कितना होगा उस पर हम बाद में जाते हैं, है ना। तो इस पर हम लोग बाद में आते हैं। हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इनिशियल मोमेंटम
एक्स डायरेक्शन में कितना, सॉरी एक्स डायरेक्शन 100 का कंपोनेंट 200 मीटर पर सेकंड की, सॉरी ये 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड में है। यहाँ कितना बचेगा जरा सा देखो, 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड में था, नहीं क्वेश्चन में 200 मीटर पर सेकंड है, तो ये हो जाएगा 200 इंटू वट 160 cos 60 1/2, तो ये हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। यानी बिफोर कोलाइजन कोलाइड होने से पहले ही इसकी स्पीड जो यहाँ बचेगी, जो पहले यहाँ 200 थी अब कितनी है, अब कितनी होगी 100 मीटर पर सेकंड की, कितनी होगी 100 मीटर पर सेकंड की, तो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड रही होगी। अब इसमें समझने वाली बात है कि जब 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड रहेगी तो उसके पास इस समय इनिशियल मोमेंटम कितना रहा होगा, इनिशियल मोमेंटम इसके पास m इंटू 100, यानी 100 m का इनिशियल मोमेंटम होगा। फाइनल मोमेंटम क्या आने वाला है, ऊपर की तरफ m/3 विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर, तो m/3 विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर, नीचे की तरफ माइनस m/3 विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर, प्लस इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ m/3 विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर, यही होगा ना। अरे यहाँ पर का इनिशियल मोमेंटम m इंटू 100 m हो गया, नहीं m है ना 100 m हो गया बिफोर स्प्लिटिंग, चूंकि मास m था, मास कितना था m था, ठीक है, तो इसकी मोमेंटम कितनी रही होगी 100 m रही होगी, m/3 मत लीजिए, ये बिफोर एक्सप्लोजन की बात हो रही है, तो बिफोर एक्सप्लोजन इसके पास मोमेंटम कितनी थी, मास कितना था m था ना, फूटने से पहले m था, तो m इंटू 100 यहीं पर गड़बड़ हो जाता है, सिर्फ मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचने पर यहीं पर गड़बड़ हो जाता है, स्लिप करते हैं सभी लोग यहीं पर, तो 100 m हो गया। अब ऊपर की तरफ ले लिया गया इसको, नीचे की तरफ ले लिया गया इसको, और इस तरफ ले लिया गया इसको, ठीक है ना। तो लिखना ठीक है क्या, ये लिखना ठीक है क्या, नहीं ठीक है तो ठीक कर लो। ये j का y डायरेक्शन का j का प्लस कंपोनेंट, ये j का माइनस कंपोनेंट, ये x का i कैप यूनिट वेक्टर के साथ वेक्टर फॉर्म में ले लिए, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट अप हो रहा है ना, तो ऐसे जोड़ना लिखना ठीक नहीं होगा। वैसे ये थोड़ा सा रूल का अनादर हो जाएगा, वो कैलकुलेशन में कर सकते हैं, क्योंकि जान रहे हैं ये दोनों माइनस प्लस होने वाला कटने वाला, ये रूल का अनादर हो जाता है वेक्टर लॉ का। चलिए तो कर भी सकते हैं ना, इससे अगर जल्दीबाजी में करना है, बात को समझ रहे हैं कि कट के जीरो होने वाला है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, जे डायरेक्शन का मोमेंटम जीरो था, जीरो हो जाएगा, पहले भी जीरो था अब भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी बात को हम ऐसा नहीं कह करके कह देते कि ये 100 मीटर पर सेकंड 100 मीटर पर सेकंड वाई डायरेक्शन का मोमेंटम जीरो था, अब भी वाई डायरेक्शन का मोमेंटम जीरो है। इसको चाहे तो हम लोग नहीं भी लिखते, हम कह देंगे कि वाई डायरेक्शन का मोमेंटम क्लियर दिख रहा है कि जीरो हो गया है, तो फाइनल मोमेंटम m/3 100, इसको वेक्टर मत लगाइए, 100 हो जाएगा, m/3 इंटू 100 होगा। तो चूंकि वाई डायरेक्शन मोमेंटम था नहीं, न बचेगा, पहले भी नहीं था, इस समय बिफोर जस्ट बिफोर द कोलाइजन, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वाई कंपोनेंट होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई ना कोई मोमेंटम रहा होगा, हम यहाँ की बात कर रहे हैं जब वो एक्सप्लोड हो रहा है, ठीक है। तो m/3 इंटू 100 ये रहेगा, तो फाइनल मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ, ये प्योरली हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, फाइनल मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, यानी m/3 इंटू 100 इक्वल टू व्हाट 100 m, हम सब कुछ कट जाएगा, है ना, है इसको 100 क्यों कर लिया, अच्छा 100 था, इसको 100 क्यों लिख रहा है भाई, इसको भी लिखेंगे ना, ये तो पता नहीं किस वेलोसिटी से जाएगा, कमाल है। हाँ, फाइनल मोमेंटम इन द आफ्टर कोलिजन, ये m/3 मास हुआ, ये किस वेलोसिटी से जाएगा, किस वेलोसिटी से में पहले था वो तो था 100 मीटर पर सेकंड, इसको तो हम लोगों ने लिखा, ठीक है, लेकिन m/3 जो बचेगा, जो 3 टुकड़े टूटे ना, एक टुकड़ा ऊपर एक टुकड़ा नीचे, एक रह गया वहीं रह गया, तो उसका मास बचा m/3, और ये नहीं पता है कि वो किस वेलोसिटी जा रहा है, तो v वेलोसिटी जा रहा है, वो किस वेलोसिटी जा रहा है, v वेलोसिटी जा रहा है,
तो ऐसे सिचुएशन में m/3 इंटू v इजकल टू 100 m कैंसिल हो जाएगा, 3 जाके मल्टीप्लाई, v इजकल टू 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जरा थॉट प्रोसेस देखिए। अगर मैं होता अगर एग्ज़ाम हॉल में, तो मैं क्या सोचता पता है? क्या सोचता बता देता हूँ। चलिए, m/3 मास 100 के, m/3 मास 100 के गया, ये इस डायरेक्शन का में मोमेंटम बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब ये अपना मोमेंटम भी, जो पहले इनके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम था, ये भी उनको दे के चला गया। किसको? बचे हुए टुकड़े को अपना मोमेंटम दे के चला गया। तो एक जन, एकदम बिल्कुल हम फिजिक्स की तरफ सोचते, 3 जन थे, 2 जन, सबके पास 100 रुपए थे। एक जन चला गया, बिना अपना पैसा छोड़ दिया, मतलब 100 रुपया छोड़ दिया। दूसरा जन भी चला गया और अपना पैसा छोड़ दिया। तो तीसरा बचा वहाँ, उसके पास पहले से 100 रुपये थे। जो पहला लेफ्ट किया उसने 100 रुपये छोड़ा, और जो नीचे लेफ्ट किया उसने भी 100 रुपये छोड़ा। तो अब मेरे पास कितने पैसे हुए, या जो बचा उसके पास कितने हुए? 300। सिंपल है ना फिजिक्स? करेक्ट। क्योंकि जो भी था वो 100 के स्पीड से जा रहा था। m/3 मास कोलाइजन होने से पहले 100 के स्पीड से सब जा रहे थे, एक एक पार्टिकल 100 के स्पीड से जा रहा था। तो जो भी गया बिना कुछ लिए, तो अपना छोड़ के जाएगा ना, अपना तो मोमेंटम छोड़ के जाएगा, उसको देगा। ऐसे में 2 m/3 मास वहां से हट गए, तो हर m/3 मास उसको 100 का स्पीड दे दिया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 300 मीटर पर सेकंड की हो गई। बड़ा ही सिंपल चीज होती है फिजिक्स, समझने भर की देर होती है। कैलकुलेशन तो हम ऐसे कर रहे थे, चूंकि कैलकुलेशन कर आना जरूरी है, अदरवाइज फिजिक्स तो समझ बहुत लोग सकते हैं। एक सिंपल सी बात, सिंपल तरीका कभी किसी वीडियो में मैं बताऊंगा। फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो आम राह चलते, किसी सड़क पर चलते किसी पर्सन को भी समझाया जा सकता है। कोई फिजिकल इवेंट, कुछ ऐसा टॉपिक्स आएगा तो हम बताएंगे उसमें, है ना, कि कौन सा टॉपिक्स होता है जो हम चलते हुए राह चलते किसी इंसान को समझाया सकता है। लेकिन वो इंसान समझ तो लेगा उस साइंस को, लेकिन क्या वो उसको एक्सप्रेस कर पाएगा, क्या उसको यूज़ कर पाएगा, क्या उसको अप्लाई कर पाएगा? तो सब जवाब है नहीं, क्योंकि उसके पास ये प्रोसेसिंग एबिलिटी नहीं है, ये एक्सप्रेस करने की क्षमता नहीं है, दूसरे को अपनी फीलिंग को मैथमेटिकली दूसरे के तक पहुंचाने की क्षमता नहीं है। तो इस वजह से हम लोग इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। अगर ये ना समझा जाए, देखा जाए, तो हम क्या कर पाएंगे? इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स को पहले भी बहुत लोग काफ़ी समझते थे, अरिस्टोटल वगैरह, बहुत से, न्यूटन से पहले, जब मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर आया नहीं था। उससे पहले भी आर्किमिडीज सिद्धांत देके चले गए कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इनसाइड व्हेन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इनसाइड ए लिक्विड पार्शियली और टोटली, देयर इज ए apparent loss of weight in the object immersed and it is equal to the liquid displaced by it। ये बता के चले गए थे, उनको बात वहाँ भी समझ में उनको आ गई थी, लेकिन उसको बायंसी के प्रिंसिपल वगैरह में ला करके उन्होंने नहीं रख पाया, क्योंकि वहाँ पर जो डिराइव करना था, जो फॉर्मुलेट करना था, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, सिद्धांत उन्होंने अलबत्ता जरूर दे दिया, सिद्धांत उन्होंने जरूर दे दिया। तो न्यूटन से पहले भी बहुत सारे लोग जो है सो क्या किए थे, सिद्धांत तो दे दिए थे, लेकिन जब तक वो फॉर्मुलेट नहीं हो पाया, एक्सप्रेस नहीं हो पाया, एक से दूसरे तक पहुंच ना सके, इजीली एक्सप्रेस ना हो पाए, तब तक उसका कोई यूज़ नहीं था। इस वजह से एक्सप्रेशन को समझना, लेकिन विजडम अरस्तु वाला, अरिस्टोटल वाला, है ना, आर्किमिडीज वाला अगर रखिए तो और भी बेहतर है, न्यूटन वाली रखिए तो और बेहतर है। एक्सप्रेस करने की क्षमता तो आनी ही चाहिए। ठीक है जी, चलिए, तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अब एप्लीकेशन के अगले क्वेश्चन ऐसे सब क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और थोड़ा जहाँ तक भी पहुँच रहा हो इसको आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकें। अभी मैं लाइव क्लास स्टार्ट करता हूँ, बोलता है कि यू आर नॉट एलिजिबल। भाई नॉट एलिजिबल कब तक नॉट एलिजिबल रखोगे? सीधा सीधा हम चाहते हैं कि बच्चे लोग हमसे जुड़े और हमको डायरेक्ट उनका क्वेश्चन को सुने और हम यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें।
तो थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़ाई जाए जहाँ तक ये पहुँच रही हो। ठीक है, धन्यवाद। हैव ए गुड डे।